नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं किसी किताब में बात करूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक चैप्टर बन जाता है और वो टॉपिक है बेटा प्रिज्म। तो प्रिज्म के बारे में अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो प्रिज्म एक ऐसी युक्ति है जिस पर भी कोई श्वेत प्रकाश किरण डाली जाए तो वह अपने विभिन्न 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और 7 रंग कौन से बेटा? विविध ज्योर वाले। ठीक है, विविध ज्योर वाले 7 रंग याद करना, वो चीज पढ़ी है तुमने। ठीक है, विविध ज्योर वाले 7 रंग उनमें विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो प्रिज्म के बारे में बात करेंगे और ड्राइव करेंगे इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को। और ये इतना बेहतरीन फॉर्मूला निकल के आता है, बहुत मजा आ जाता है इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो यानी आज हम बात करें बेटा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन नहीं, परावर्तन नहीं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्या बेटा? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन कैसे हो सकता है? परावर्तन क्या आएगा? प्रिज्म में टकराएगा और वो वापस लौट जाएगा। यहाँ पर वापस थोड़ा ही लौट रहा है, उसमें अंदर जाके छेद करके निकल के जा रहा है। इसका मतलब क्या कि हम करेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तन कहते हैं। तो उसी अपवर्तन के बारे में हम करने वाले हैं, तो उसी अपवर्तन को पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम करेंगे बेटा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। ठीक है, मेरे पास क्या देखना बेटा ध्यान से, जैसे मेरे पास कोई एक थोड़ा सा चित्र बड़ा बनाता हूं बेटा, तुमको क्लियरली दिखाई दे। ये मेरे पास क्या है? एक प्रिज्म है। ठीक है, तो इस प्रिज्म में कितनी फलकें होती है प्रिज्म की? 5। एक सामने और एक जस्ट पीछे वाली, एक ये और एक ये वाली 4, और एक ये नीचे वाली सतह। कितनी? 5 फलक होती है प्रिज्म में। अगर मैंने कहा मेरे पास कोई आपतित प्रकाश किरण ये, ठीक है, और यहां से ये कुछ इस तरीके से निकल के जा रही है, एग्जिट ले रही है। ठीक है, ये आपतित प्रकाश किरण, मैंने इसको नाम दिया P Q R S। ठीक है, ये P Q R S क्या है? मेरे पास एक प्रकाश किरण है जो प्रिज्म पर आपतित होते हुए अपवर्तित हो रही है। ठीक है, प्रिज्म पर आपतित होते हुए क्या हो रही है बेटा? अपवर्तित हो रही है। ठीक है, ये वाली बात सही है। अगर हमको विचलन कोण देखना है इसका, तो ध्यान देना मेरी बात पे कि प्रिज्म के इस कोण को क्या कहते हैं? A B C मान लिए। अब जो ये कोण होते हैं मेरे पास, ये कॉर्नर वाले, इन्हीं कॉर्नर वाले एंगल्स को कहा जाता है बेटा क्या? प्रिज्म कोण। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे प्रिज्म कोण ए के बारे में, है ना। तो मेरे पास यहां पर ये ए कोण है, यही क्या कहलाएगा बेटा? प्रिज्म कोण। अभी लिखेंगे साइड में सब कुछ। अब देखो, हमको विचलन कोण देखना, तो विचलन कोण क्या होता है कि अगर मैंने इस पर कोई प्रकाश किरण डाली तो ये जानी कैसे चाहिए थी? इस तरीके से। अगर ये सीधी सीधी है तो अगर मैं इसको पीछे से खींचते ले जाऊं ऐसे बनेगी। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ये एंगल आता है मेरे पास डेल्टा, तो ये जो बनता है ये वाला एंगल, इसी एंगल को कहते हैं बेटा क्या? विचलन कोण। क्या कहते हैं इसको? विचलन कोण। अब देखना, क्या मैं इस पर अभिलंब खींच सकता हूं? एक अभिलंब इस सतह के 90 डिग्री। अब देखो, अभिलंब इस पर भी खींचा जा सकता है एक। जब इसको मिलाऊंगा तो ये एक बिंदु पर काटेगा बेटा, और वो कटान बिंदु ये मान लिया मैंने। ठीक है, अब इस कटान बिंदु को मैंने नाम दे दिया N। ठीक, QNR ये हो गया, और इसको भी दे दो कुछ, क्या दे दें? M दे देते हैं। ठीक, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से एक आकृति बन जाएगी। ये अभिलंब के साथ कोण बनाएगी बेटा I, और ये अभिलंब के साथ बाहर हो रही, तो मैं लिख दे रहा हूं बेटा एंगल कितना? E। ठीक है, अगर मैंने इसको कहा एंगल R2 और इसको कहा बेटा R1, क्योंकि ये अपवर्तित कोण किरण है, तो अपवर्तित किरण क्या होती है बेटा? एंगल उसके
अविलंब के साथ आर कोण बना दिया, तो मैंने बना दिया बेटा। ये अविलंब के साथ कोण बना दिया कितना r1, ये कोण कितना बना दिया बेटा r2। अब देखना मेरे पास ये वाले एंगल्स कितने आएंगे, ये एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। देखना जब भी हम बात करते हैं किसी इस तरीके से एंगल की, तो जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल क्या होता है बेटा, ये होता है नहीं होता। विपरीत कोण है, विपरीत कोण आपस में कितने होंगे बेटा, बराबर होंगे। जैसे मेरे पास ये आई है, तो ये कंप्लीटली कितना होगा आई। अब क्या हुआ है, इस आई में से ये वाला एंगल R1 कट गया, तो ये वाला कितना बच जाएगा बेटा, I माइनस R1। बताइए कोई दिक्कत। इसी तरीके से दूसरा वाला, ये भी मेरे पास कुछ इस तरीके से है, जितना एंगल ये E है, तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा, E होगा। दुर्भाग्यवश इसमें से कट गया कितना बेटा, ये कट गया कितना R2, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा बेटा, E माइनस R2। बोलिए यहां तो कोई दिक्कत किसी को। तो मैंने ये एंगल्स लिख दिए, तो ये बिंदु कितना बेटा Q और ये बिंदु कितना बेटा R, ठीक है। तो R बिंदु पर जो एंगल्स थे मेरे पास, एंगल्स कितने आ गए बेटा, R1 सॉरी ये R1 R2, ये I माइनस R1 और ये E माइनस R2। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने बस एंगल्स बना लिए, अब मेरे पास कुछ नहीं है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ सारे के सारे एंगल्स के आधार पर, है ना। बहुत बेहतरीन चित्र बनाया, इस चित्र के आधार पर ही इस डेरिवेशन को करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमको एक चतुर्भुज देखना चाहिए जिसमें एक प्रिज्म कोण आ जाए। तो देखो प्रिज्म कोण के लिए चतुर्भुज मेरे पास QNRA, QNRA, ठीक है। तो QNRA के बारे में बात करूंगा, तो देखना लिख रहा हूं बेटा, साइड में डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम यहां से। देखना चतुर्भुज AQNR AC, ठीक है। चतुर्भुज कितना बेटा, AQNRA, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे। अब देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 यानी 360। तो लिखेंगे बेटा ये वाला मेरे पास कितना होगा, एंगल A होगा, प्लस ये वाला कितना होगा AQN, एंगल AQN बताइए, प्लस QNR, प्लस एंगल QNR, प्लस एंगल NRA, एंगल NRA इक्वल कितना बेटा बताइए, 360 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये एंगल्स लिखे। अब यहां पर मैंने एक बात और बहुत अच्छे से सीखी है कि एक चतुर्भुज में आमने सामने के दो कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180। किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहां पर वही रूल में लगाने वाला हूं। तो देखना मैंने कहा मेरे पास एंगल ए, ये देखो AQN तथा NRA क्या बेटा एक दूसरे के आमने सामने है। बोलो एक दूसरे कैसे बेटा, आमने सामने। तो क्या मैं इनको ऐसे कर सकता हूं, प्लस कितना बेटा 180। बोलिए कोई दिक्कत। क्या मैं AQN प्लस NRA बराबर 180 कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं। अब देखना इसको मैंने कहा बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको कहा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस वाली इक्वेशन को AQN तथा NRA पर लगाऊंगा तो मेरे पास एंगल A प्लस एंगल QNR प्लस 180 बराबर 360। तो ये एंगल भी कितना है बेटा, A प्लस एंगल QNR इक्वल टू 180, क्योंकि 180 घट जाएगा 360 से घट जाएगा, बचेगा कितना बेटा 180। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी बेटा। इक्वेशन नंबर 3 कहूंगा मैं इसे। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं मेरे पास। अब देखो मेरे पास एक त्रिभुज दिख रहा है तुमको, त्रिभुज दिख रहा है QNR, त्रिभुज QNR से। देखना त्रिभुज QNR से कहते हैं, तो त्रिभुज QNR क्या है मेरे पास कि ये मेरे पास ये वाला त्रिभुज है QNR, यानी ये वाला त्रिभुज, यानी कि बोले तो R2 R1 QNR, यही तो है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो एंगल यहां पर सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज का कमाल है, एंगल्स का कमाल है। अगर तुमने एंगल्स निकाल लिए तो ये डेरिवेशन आसानी से हो जाएगी, और वो मैं बहुत आसान से निकाल रहा हूं बेटा। तो एंगल कितना आएगा बेटा, एंगल QNR प्लस एंगल QNR प्लस एंगल NRQ प्लस RQN, एंगल RQN इक्वल टू कितना बेटा 180। अब मुझे पता है एंगल QNR नहीं पता मुझे, NRQ पता है, R2 कितना बेटा R2, ये कितना बेटा R1 बराबर 180, बताइए। अब ये इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 कौन सा है ये वाला, 4 कौन सा बेटा ये वाला। तो 3 और 4 को देखो तो 180 की जगह पर मैं क्या इतना लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। मेरे पास कितना आएगा बेटा, एंगल A प्लस एंगल QNR इक्वल टू एंगल QNR प्लस R1 प्लस R2, QNR से QNR कट जाएगा, तो एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2। इक्वेशन नंबर मैंने कह दिया बेटा इसको 5, और बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत यूज होगा इस इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे पास कितनी आई, एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो मेरे पास एक त्रिभुज और आता है, क्या, त्रिभुज QRM, देखना त्रिभुज QRM से, देखना त्रिभुज QRM क्या है मेरे पास, त्रिभुज QRM कुछ इस तरीके से है, ये डेल्टा, ये मेरे पास I माइनस R1 और ये मेरे पास E माइनस R2, ये है ना। अब इसी चीज को देखना कि ये क्या है, बाह्य कोण है, और बाह्य कोण क्या होता है, आंतरिक बने दोनों कोणों का योग, अर्थात मेरे पास जो डेल्टा होगा वो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 का योग होगा। बताइए कोई दिक्कत, क्या मैं इसको कर सकता हूँ, मेरा डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, यहां से माइनस कॉमन होगा तो कितना आएगा बेटा, I प्लस E माइनस कॉमन हो गया R1 प्लस R2। बोलो समीकरण 5 से R1 प्लस R2 का मान रखने पर, ठीक है, का मान रखने पर, तो देखिए रखते हैं, तो डेल्टा बराबर कितना आएगा बेटा, I प्लस E माइनस कितना है, A है कि नहीं, तो क्या मैं लिख सकता हूं माइनस A, एंगल लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने पहले कह दिया ये A क्या है, प्रिज्म कोण है, A क्या है बेटा प्रिज्म कोण, तो ये वाली बात समझ में आई होगी आपको, ठीक। तो मेरे पास विचलन कोण जो निकल के आया वो आया I प्लस E माइनस A, है ना। जब इतना ही विचलन है तब, अगर मैं कहूंगा बेटा न्यूनतम विचलन की स्थिति में, क्या बेटा न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, मैंने देखा कि जो मेरे पास डेल्टा क्या है बेटा, विचलन कोण है, क्या है विचलन कोण,
ठीक है, डेविएशन एंगल है ना। और ए मेरे पास क्या बेटा, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। और पी क्यू आर एस क्या है मेरे पास, आपतित अपवर्तित प्रकाश किरण। ठीक, तो ये चीज थी। आप एक और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसको रफ करके। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बनती है। अब देखो, यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं, रफ करने के बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, देखना। इस इक्वेशन को याद रखना, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसको भी रफ कर दो बेटा, और इसको इक्वेशन दे दो 6। कितना बेटा, इसको इक्वेशन दे दो कितना, 6। ठीक, इक्वेशन नंबर 6 और 5 याद रखना। ठीक है, देखना यहां से पलटने वाला पूरा खेल। अब देखो, अगर मैं कहूं न्यूनतम विचलन की स्थिति, अर्थात ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा को कम से कम करने की कोशिश करूं, तो इस वाली लाइन को थोड़ा सा ऊपर उठाता जाऊं और सीधा का सीधा निकाल दूं, तो मेरे पास डेल्टा कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के बीच में बन रहा है क्या, डेल्टा। अगर न्यूनतम विचलन की स्थिति में जैसे मैं प्रकाश डालूं और वैसे ही वो सीधी की सीधी निकल जाए, इस स्थिति में ये डेल्टा कम होगा या ज्यादा, कम होगा। तो जिसके लिए कहेंगे बेटा, देखना, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, किसमें बेटा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। अब देखो, न्यूनतम विचलन की स्थिति में जैसे जाएगा वैसे बाहर निकल, जैसे आपतित होगा वैसे बाहर होगा। तो इस स्थिति में I इक्वल टू कितना आएगा बेटा, E आएगा। इसी स्थिति में R1 और R2 भी एक दूसरे कैसे हो जाएंगे बेटा, ये भी एक दूसरे क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, है ना। और जिनको मैं, इन दोनों जब बराबर होंगे तो इनको एक टर्म में लिख सकते हो बेटा, क्या, R। ठीक, देखो समीकरण 5 में मान रखने पर कितना बेटा, एंगल A इक्वल टू मेरे पास कितना था, R1 प्लस R2 था, R1 प्लस R2 यही तो था। मान लगाएंगे तो एंगल A इक्वल टू कितना आएगा बेटा, R प्लस R अर्थात 2R। तो A इक्वल टू कितना, सॉरी R इक्वल टू कितना आएगा, A/2। कोई दिक्कत, R इक्वल टू कितना आएगा, A/2। इसी प्रकार समीकरण 6 में I बराबर E मान रखने पर, ठीक है, देखिए डेल्टा इक्वल टू कितना आया था मेरे पास, I प्लस E माइनस A, यही तो आया था। अब देखिए डेल्टा इक्वल टू मैं लिखूंगा I प्लस E, तो I प्लस E की जगह पर भी क्या कर दूं, I माइनस A। तो डेल्टा इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 2I माइनस A, माइनस A इधर आ जाएगा तो 2I पर इक्वल टू कितना आएगा बेटा, डेल्टा प्लस A। तो I इक्वल टू कितना बेटा, डेल्टा प्लस A अपॉन 2। बोलो ना, तो कोई दिक्कत। I और मैंने R निकाल लिया, जब I और R निकाल लिया तो मुझे अपवर्तन देखना है, और अपवर्तन कब माना जाता है, जब स्नेल का नियम लगता है, और जब स्नेल का नियम लगता है तो अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन के नियम से लगाएंगे बेटा, स्नेल के नियम से, ठीक है, स्नेल के नियम से। तो देखो स्नेल का नियम हमसे क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है बेटा साइन I बट्टे साइन R, साइन I बट्टे साइन R इक्वल टू कितना आएगा बेटा, N2 अपॉन N1। बोला था कि नहीं, साइन I बट्टे साइन R इक्वल टू कितना था, N2 अपॉन N1। तो साइन I की वैल्यू लगाएंगे और साइन R की वैल्यू लगाएंगे। तो देखिए लगाते हैं, साइन I की वैल्यू कितनी है मेरे पास, I की वैल्यू ये डेल्टा प्लस A/2, डेल्टा प्लस A/2 अपॉन साइन R की वैल्यू कितनी बेटा, A/2 इक्वल टू N2 अपॉन
n1। बोलो कोई दिक्कत? या इसको मैं कह सकता हूँ बेटा क्या n21, n21 भी बोल सकता हूँ, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब मेरे पास यहां से बन के आया ये। ठीक है, अगर मैं कहूं बेटा न्यूनतम कोण के लिए, थीटा के अल्पमान के लिए हम बोल सकते हैं, कोण के अल्पमान के लिए, ऐसे लिख लो, कोण के अल्पमान के लिए। अब देखना मेरे पास साइन डेल्टा प्लस ए बाई टू इक्वल टू कितना आएगा बेटा, डेल्टा प्लस ए अपॉन टू। अब ऐसे साइन आर की वैल्यू कितनी बेटा, ए अपॉन टू इक्वल टू आएगा मेरे पास ये ए अपॉन टू, दोनों की वैल्यू लगाएं तो डेल्टा प्लस ए अपॉन टू इक्वल टू कितना आएगा बेटा, n21। बोलो कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार बट्टे अभी कैसे आ जाएगा बेटा, a बाई टू इक्वल टू n21, 2 से 2 कट जाएगा। अब कितना है बेटा, डेल्टा प्लस ए अपॉन ए इक्वल टू n21, इतना आ जाएगा। बोलो जब इतना आ जाएगा तो मैं आसानी से कर सकता हूँ बेटा कि इस a का उधर मल्टीप्लाई कर लूं तो कितना आएगा बेटा, डेल्टा प्लस n21 इंटू ए, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू n21 इंटू ए, ये आएगा। ए को उधर ले जाऊंगा तो डेल्टा बराबर कितना आएगा, डेल्टा बराबर कितना आएगा बेटा, n21 इंटू ए माइनस ए। यहां से ए कॉमन हो जाएगा तो कहां पे करूंगा बेटा, देखो यहां पर देखना, यहां पर इस वाले बॉक्स में देखना, यहां से मैं कर रहा हूं यहां पर देखना। अब मेरे पास डेल्टा इक्वल टू कितना है, यहां से मैं ए कॉमन ले सकता हूं तो कितना बचेगा, n21 माइनस 1 बचेगा नहीं। बोलो यहां से अगर मैंने ए कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा बेटा, n21 माइनस 1। तो डेल्टा इक्वल टू मेरे पास यही बनता है क्या फॉर्मूला, कितना, डेल्टा इक्वल टू ए n2 माइनस n1, जिसको मैं लिख सकता हूँ बेटा डेल्टा इक्वल टू ए ब्रैकेट में n2 अपॉन n1 माइनस 1। ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, डेल्टा इक्वल टू a अपॉन n1 ब्रैकेट में n2 माइनस n1, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब देखो इस तरीके से कैसे कि एलसीएम लूंगा n1 बेटा, तो n1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो कितना आएगा बेटा, n2 माइनस n1 अपॉन में कितना रहेगा, n1 मैंने दे दिया ए के बट्टे में। तो मेरे पास ये बन जाता है विचलन कोण का फॉर्मूला, विचलन कोण का सूत्र। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है बेटा, ले लिया होगा। तो आज की वीडियो रखे हम इतनी। ठीक है, अगली वीडियो में हाइगेंस जो चैप्टर नंबर 10 है, हाइगेंस वाले मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या वो करने वाले हम अगली वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए रखते हैं इस वीडियो को इतना ही। हाँ, पढ़िए बेटा, अगर नहीं पढ़ोगे फिर से मैं वही बात कहूंगा, कहते हो मास्टर तो पागल हो गए, बार बार पढ़ने के लिए बोल रहा है। मैं क्यों ना बोलूं पढ़ने के लिए आपसे, आपके पास है क्या, सिवाय पढ़ाई की आपके पास कुछ नहीं है जिंदगी में। अगर तुमने पढ़ने के लिए सोचा है तो बस पढ़िए, दैट्स ऑल। टाइम देखो, अगर देख सकते हो तो कितना हो रहा है, 12:30 बज रहे हैं, 12:30 नाइट के, और तुम्हारे लिए मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं, कि तुम लोग कुछ करो, पढ़ो ना। तो अब जब मैं नाइट में 12:30 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, आप पढ़ सकते हो बेटा। बोलो जिंदगी में क्या चाहिए, क्या जो भी चाहिए उसके लिए तुमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं चाहिए तो कुछ मत करिए यार, बैठ जाइए निठल्ले ठलुए। कुल मिला की बात यह है कि अगर तुमने 12th में फिजिक्स और मैथ तो लिया है तो इसके जैसी कुछ हरकतें भी करो। इसका मतलब तुम्हारे पास फिजिक्स है तो फिजिक्स जैसी कुछ हरकतें भी तो करो, है ना। फिजिक्स जैसी हरकतें मतलब पढ़ने की आदत डालो। अगर फिजिक्स कंप्लीटली देखा है, डेरिवेशंस कितना पोर्शन है इसमें,
बहुत ज़्यादा डेरिवेशन पोर्शन है। तो इस डेरिवेशन पोर्शन को भी कोशिश करो आपकी समझ में आए, कर लो। एक एक वीडियो में मैंने 4 डेरिवेशन कराई हैं, फिर भी 30 लेक्चर हो गए, है ना। और अभी चैप्टर 9 पे चले हैं। चैप्टर नंबर 8 में भी डेरिवेशन है, लेकिन वो ज़्यादा खास नहीं है आपके लिए, आपके सिलेबस से हट गई है। जैसे विस्थापन धारा, वाटिन धारा, ये सब कुछ हट गया है, तो इसलिए मैंने वहाँ चैप्टर नंबर 8 से नहीं कराई। वहाँ सिर्फ कराया है तो जो वो वाला है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, है ना। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए मैंने बस बताया भी था तुमको। विद्युत के लिए आप जो व्यंजक आता है ई बराबर कितना आता है विद्युत क्षेत्र के लिए, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और दूसरे वाले के लिए बेटा बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये चीज आती है ना। तो वहां पर ये था, और यहां पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा ये चीज, तो इसलिए मैंने वहां पर उसको छोड़ दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में होगा कौन सा बेटा, प्रकाश के बारे में ही बात करेंगे, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। और वहां करेंगे बेटा हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, है ना। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या को करेंगे, ठीक है। तो मैंने आज ने बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट किया और आपकी समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। इस डेरिवेशन के बारे में बात करता हूं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप देख के जरूर जाना। डेफिनेटली प्रिज्म से संबंधित आपको चाहे क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो ये डेरिवेशन आपको छपा हुआ मिल जाएगा, और आप जैसे मैंने छापा है वैसे तुम वहां कॉपी पर छाप देना, ठीक है। तो बस क्लास रखते हैं इतनी। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस, ठीक है। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। जब तक आप लोग लाइक और कमेंट्स नहीं करोगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा यार कि कहाँ कंटेंट में कमी है। झूठी तारीफ वाले तो लोग हैं, दूसरे को दिखाऊंगा जो 12th में नहीं होगा, उसको दिखाऊंगा तो वो तो बताएगा कि हाँ भैया बढ़िया कंटेंट है, लेकिन हकीकत तो वही बता सकता है ना जो 12th में है। जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वही तो बता सकता है कि सर, वो मुझे बताएगा सर आप ऐसे नहीं ऐसे कराइए, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कराइए, तब तो मैं कर सकता हूँ उसको। अब वही मुझको कुछ ना बताए, सिर्फ वो भी झूठी तारीफ के अंतर्गत ही आ जाएगा, हाँ बढ़िया बढ़िया ठीक है, तो नहीं हो पाएगा ना। तो ठीक है, समय नहीं लेते, तब तक के लिए देखिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। तो 30 लेक्चर हो चुके हैं बेटा इस वीडियो पर, ठीक है। तो इनको देखिएगा जरूर, ठीक है। तब तक के लिए रखते हैं क्लास अपनी, बाय बाय, ठीक है।